जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बीए पार्ट सेकेंड ईयर हिंदी साहित्य का सेकंड पेपर, जिसमें निबंध और नाटक है। जिसमें मैं आपको ये एक मॉडल पेपर है, तो आपकी बहुत सहायता हो जाएगी इससे। सरसरी तौर पर मैं आपको व्याख्या बता देती हूँ। 3 व्याख्या आएगी इस तरह से, अथवा में आप पोज करके देखते जाइए। और इन व्याख्याओं का उत्तर देते समय आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि इनके राइटर्स जरूर लिखने हैं आपको, राइटर्स का नाम जरूर लिखना है आपको कि ये हमारी पाठ्य पुस्तक के लेखक की ये व्याख्या है। जैसे कि ये सामाजिक, तुलसी के सामाजिक मूल्य, ठीक है, एक व्याख्या दी गई है तुलसी के सामाजिक मूल्य से, तो आपको राइटर का नाम भी देना है और व्याख्या का नाम भी देना है। जैसे यहाँ देखिए आप, ये जितनी भी व्याख्याएं हैं, तो इनमें से व्याख्याएं आएगी, 3 व्याख्याएं आएगी जो कि आपके अथवा में आएगी। तो इनके राइटर्स के नाम याद रखने हैं। जैसे बालकृष्ण भट्ट है आपके राइटर इसमें, महावीर प्रसाद द्विवेदी है, डॉक्टर रामविलास शर्मा है, तुलसी के सामाजिक मूल्य जैसा कि मैंने बताया था, भारत एक है, रामधारी सिंह दिनकर है, कवि भोर तेरा भोर आ गया कुबेरनाथ राय, ठीक है, और राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव शरण अग्रवाल है, मानस की धर्मभूमि रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, जो हिंदी में जिन्होंने निबंधों में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पार्थिव धर्म में विद्यानिवास मिश्र, राजस्थानी साहित्य में राष्ट्रीय भावना कन्हैयालाल सहल है, मिश्र नहीं है, सहल है। नाटक, फिर नाटक से आ जाएगा एक प्रश्न, और फिर ये 6 एकांकी आएगी। तो ऐसे करके मैं आपको पूरा प्रश्न और कुछ इम्पोर्टेंट्स आने वाले हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, ये जो नाटक है, नाटक के तत्व बताऊंगी, एकांकी तत्व है वो भी बताऊंगी, और नाटक और एकांकी में क्या अंतर है वो बताऊंगी, और किस टाइप से आंसर देना वो भी बताऊंगी। तो कंटिन्यू पूरा वीडियो देखिए, आपको बहुत सी हेल्प हो जाएगी और काफ़ी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे आपके। तो ये व्याख्याएं आ रही है इस तरह से, इनमें आपको राइटर्स के नाम देके और किस गद्य से ली गई है वो देनी है आपको, और अच्छे से देख के पढ़ के इसी में से आपको बतानी है। अच्छा, जो निबंधों के जो प्रश्न आएंगे, जैसे समीक्षा कीजिए, भारत एक है, ठीक है, और निबंध की समीक्षा करनी है आपको, और तुलसी के सामाजिक मूल्य, निबंध की विशेषताओं को उद्घाटित कीजिए। तो इस तरह से अथवा में 2 प्रश्न आ जाएंगे, तो आपको दोनों में से चूज करना है। और मेरा मानना तो यह है कि आपको, जैसे मैंने पहले बता दिया था कि ये राइटर्स हैं और ये रचनाएं हैं, तो 5-6 रचनाएं और 5-6 व्याख्याएं आप अच्छे से देख लीजिए और उन्हीं के देने। नाटक का प्रश्न तो जरूर आएगा ही, नाटक की विशेषताएं आएगी, नाटक के नायक के बारे में आएगी, ठीक है। तो नाटक का प्रश्न मैं अच्छे से करवा दूंगी और अच्छे नंबर भी आ जाएंगे आपके। और जो टिप्पणियाँ लिखनी है आपको, एक प्रश्न आएगा, तो हिंदी निबंध की शैलियाँ, रामचरितमानस की निबंध कला या निबंध के तत्व, जैसा कि मैंने बताया था, और कोई भी एक एकांकीकार या रचनाकार के बारे में विशेष जानकारी 3-4 को देके आपको एक का पूछा जाएगा। तो जैसे ये जगदीश चंद्र माथुर है, अच्छा, भारतेंदु युगीन एकांकियाँ कैसी होती है, नाटककार जयशंकर प्रसाद के बारे में पूछा है, संकलन त्रय क्या होता है, पारसी रंगमंच क्या होता है। तो इस तरह से 4-5 प्रश्न ये बनेंगे, और इसमें से जैसे 8 में से आपको 4 करने हैं, तो ये भी अथवा में है। तो आगे हम आपको एक एक का बता के अच्छे से अच्छे मार्क्स आए वैसे मैं आपको तरीका बताऊंगी। वीडियो कंटिन्यू देखिए। जो मेरी ऑफलाइन क्लास है, जिन बच्चों ने ले रखी है, उन्होंने अच्छा समझा रखा है मैंने वहाँ। यहाँ तो मैं आपको एक सरसरी तौर से मैं आपको लिखने का तरीका बताना चाह रही हूँ। बहुत से बच्चे सिर्फ 1 वीक ले आते हैं और पढ़ के चले जाते हैं। लिखने का तरीका क्या है कुछ नहीं पता होता, नॉन कॉलेज वाले ऐसे करते हैं। तो देखिए, जैसे ये साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। अच्छा, यहाँ राइटर का नाम दे दिया बालकृष्ण भट्ट, तो बालकृष्ण भट्ट, इनका जन्म लिखना है, और ये निबंध के प्रकांड लेखक हैं। तो यहाँ पर ये पूरी की पूरी इसका प्रसंग में थोड़ा सा विवरण दिया है, तो आपको प्रसंग में ये व्याख्या पढ़कर आपको इस तरह से लिखना है कि ये अवतरण बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखित साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है।
इस नाम से एक निबंध लिया गया जिससे है ये, और इसमें लेखक ने साहित्य का समाज से घनिष्ठ संबंध दर्शाया है। और इसी रचना को पढ़ करके आपको नहीं समझ में आए तो एक इम्पोर्टेंट बात बताने जा रही हूँ। इसी व्याख्या को पढ़कर आपको ये लाइनें कुछ अपने शब्द समझ के अनुसार लिखने हैं। बिल्कुल आप लिख सकते हैं, आप इस एज पर हैं कि आप लिख सकते हैं। जो मेरी पढ़ाई हुई बच्चे हैं वो तो इसका अर्थ अच्छे से देगी, लेकिन देखिए यहाँ पर ये इस तरह से एक बार वीडियो पॉज करके आपको खुद ही पढ़ना है। अब समय नहीं है इतना, केवल मैं आपकी हेल्प के लिए लेके आई हूँ ये इस तरह से। और जब एंड में व्याख्या पूरी हो जाए तो आपको इस व्याख्या की विशेषता के बारे में जरूर लिखना है। विशेष लिखना है कि लेखक ने साहित्य और सामाजिक जीवन के संबंधों का सुंदर चित्रण किया है। हर एक व्याख्या के बाद में आपको प्रसंग लिखना है और व्याख्या देनी है और विशेष लिखना है। ये 3 चीज करेंगे आपके, इसमें नंबर डिवाइडेशन होकर आ जाएगा। 10 नंबर की एक व्याख्या है, बड़े ध्यान से करना। अगली व्याख्या देख ले, देखते जाइए आप, इस तरह से व्याख्याएं आ रही है, ठीक है। यानी एक ही लेखक की 2-2, 3-3 व्याख्याएं हैं। अगर आपने व्याख्याएं अच्छे से कर दी तो बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे आपके। 3 ही व्याख्याओं के जवाब देने हैं। अब अगला प्रश्न मैं आपको दिखाने जा रही हूँ जो बहुत ही अच्छे से करना है। ये मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं, इनमें से आपको करना है। जैसे प्रश्न आ गया हिंदी निबंध का विकास, है ना, हिंदी निबंध के विकास क्रम को समझाइए, ठीक है। और इसी तरह से एक प्रश्न आ जाएगा एकांकी के विकास क्रम को समझाइए या नाटक के विकास क्रम को समझाइए। तो देखिए जो उत्तर निबंध का है, एकांकी का है, वही मिलता जुलता उत्तर नाटक का भी होगा। तो मैं यहाँ बताने जा रही हूँ आपको हिंदी निबंध का विकास। अच्छा, निबंध को 4 युगों में बांटा गया है। जैसे पहला है भारतेंदु। भारतेंदु युग कहाँ से कहाँ तक चला? 1873 से 1900 तक, ठीक है। और इसमें प्रमुख जो निबंधकार है वो है बालकृष्ण भट्ट। इनकी भट्ट ग्रंथावली है। और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको विस्तार से मैंने क्लास में बता रखी है, ऑफलाइन क्लास में। तो अगर आपको चाहिए तो मेरे वहाँ से नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे आपको। सेकंड है द्विवेदी युग, ठीक है। निबंध का जो सेकंड है वह निबंध के विकास में दूसरा युग है द्विवेदी युग, जो 1900 से 1920 तक है, जिसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी प्रमुख रहे हैं। तीसरे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का शुक्ल युग 1920 से 1940, ठीक है। अच्छा, यहाँ मैंने कुछ शुक्ल युग के लेखकों के नाम भी दिए, जैसे बाबू गुलाब राय हैं, तो ये ललित निबंधकार है। प्रेमचंद, जी हाँ, उपन्यास सम्राट प्रेमचंद। जयशंकर प्रसाद, राहुल सांस्कृत्यायन, ये शुक्ल युग के हैं। चौथा युग है शुक्लोत्तर युग 1940 से आज तक, ठीक है। और इसमें प्रमुख रहे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये भी एक ललित निबंधकार है। और इनका प्रसिद्ध निबंध जो है वह है कुटज। कुटज एक छोटा सा पौधा है जो पहाड़ों के बीच में, छोटी छोटी पहाड़ियाँ रहती हैं उसके बीच में उगता है। चाहे किसी तरह का मौसम हो, उस कुटज के पौधे पर कोई असर नहीं होता है। और इस कुटज के लिए इन्हें पुरस्कार भी दिया गया है। इसी तरह से जैनेन्द्र हैं, डॉक्टर नगेंद्र हैं, ऐसे बहुत सारे हैं। बहुत सारे निबंधकारों के नाम हैं जो मैं आपको बताऊंगी। अब जैसे भारतेंदु युग के हैं वह प्रताप नारायण मिश्र है, बालकृष्ण भट्ट हो गए, बद्री नारायण प्रेमधन है, जयमोहन है, श्रीनिवास दास है, अंबिका दत्त व्यास है। इस तरह के निबंधकार फेमस थे। अच्छा, भारतेंदु ये युग में जो निबंधकार थे उनकी विशेषता क्या थी? देखिए, जो भट्ट ग्रंथावली है भाग 1 और भट्ट ग्रंथावली भाग 2 आदि 3 ग्रंथ उनके प्रकाशित हो चुके। इनकी शैली होती थी वो वैविध्य तथा विषय वैविध्य होता था, यानी व्यक्ति प्रधान शैली होती थी, जिसमें आंख, नाक, कान आदि को विषय बनाकर निबंध लिखे जाते थे। आप समझ रहे हैं मेरी बात यहाँ कह रही हूँ। जैसे प्रताप नारायण मिश्र है, उन्होंने व्यंग्यात्मक शैली में नाटक निबंध लिखे हैं, ठीक है। अच्छा, इनकी आलोचनात्मक प्रधान शैली भी रही है, जैसे संयोगिता स्वयंवर की आलोचना। और भाव प्रधान शैली इसमें चरित्र पालन है। वर्णन प्रधान शैली है। चंद्रोदय नाटक है, निबंध है, उसमें वर्णन प्रधान शैली है। और अनेक ऐसी शैलियाँ हैं जो भट्ट जी ने भी लिखी है।
और बाबू भारतेंदु ने तो निबंधों की भरमार भर दी। भारतेंदु ने तो संस्कृत के या पाश्चात्य के निबंधों का हिंदी में काफ़ी अनुवाद किया है। भारतेंदु जी के निबंध सबसे पहले पढ़े जाते हैं और निबंध का विस्तार हिंदी साहित्य में भारतेंदु जी ने दिया है। इस तरह से द्विवेदी युग में देखिए, खड़ी बोली की भाषा के रूप में उनकी शैली को अपनाया गया, ठीक है, और परिमार्जित शैली में किया खड़ी बोली को। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो द्विवेदी जी ने अंग्रेजी के कुशल निबंधकार बेकन के निबंधों का अनुवाद किया है। बेकन जो अंग्रेजी साहित्यकार थे, उनके निबंधों का अनुवाद। अच्छा, मराठी के थे एक कृष्ण चिपळूणकर, उनका अनुवाद किया है। इस तरह से कुछ अच्छी अच्छी बातें आप लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और डॉक्टर पूर्ण सिंह ने भावात्मक निबंध लिखे हैं। तो हर एक निबंधकार की एक अलग ही शैली है। जैसे गुलेरी जी हैं, ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, उनकी एक कहानी थी, आपने सुनी होगी, उसने कहा था। कोर्स में भी आ चुकी है, ये सेकंड ग्रेड के सिलेबस में भी बहुत आती है। जब आप लोग सेकंड ग्रेड देंगे तब पता चलेगा ये। अच्छा, ये कहानी इतनी पढ़ी जाती है कि इस कहानी पर उनको पुरस्कार मिल चुका है। कृष्ण बलदेव शर्मा, लक्ष्मण गोविंद, द्वारिका प्रसाद चतुर्वेदी आदि ने इस युग के वर्णनात्मक निबंधों को लिखने में विशेष ख्याति अर्जित की है। अब तक तो आपको इतना पढ़ाने के बाद आपको पता चल गया होगा कि निबंध की कई शैलियाँ भी होती है। भावात्मक शैली, वर्णनात्मक शैली, ठीक है, शैली वैविध्य, ठीक है, भावात्मक, चरित्र प्रधान शैली, बहुत सारी ऐसी इन्होंने रामचंद्र शुक्ल जी जो निबंधकार है, उनकी एक है 1930 में विचार विधि के नाम से प्रकाशित हुआ था उनका, जो चिंतामणि भाग 1 में है, विचार विधि। और उन्होंने इस निबंध को साहित्यिक और मनोवैज्ञानिक 2 रूपों में विभाजित किया, ठीक है, साहित्यिक और मनोवैज्ञानिक 2 रूपों में विभाजित किया। और इन्होंने तो काया ही पलट दी निबंधों के क्षेत्र में। इनके नए नए विषय, नई शैलियाँ, नए गद्य आचार्य शुक्ल ने हिंदी निबंध को जो दिया है वो किसी और ने नहीं दिया है। मनोवैज्ञानिक निबंधों में तो इन्होंने मनोविश्लेषणात्मक संबंधी अधिक सूक्ष्मता और साहित्य सुलभ सरसता विद्यमान कर दी। जैसे एक उदाहरण है, देखिए, उनकी साहित्यिक सरसता और सजीवता का एक उदाहरण है, लोभियों का दमन योगियों से किस प्रकार कम नहीं होता, ठीक है, कितनी बड़ी बात है ये। वापस सुनिए, लोभियों का दमन योगियों से किस प्रकार कम नहीं होता, यानी लोभ के बल से वे काम और क्रोध को जीतते हैं, सुख की वासनाओं का त्याग करते हैं, मान अपमान में सम्मान भाव रखते हैं। लोभियों, तुम्हारा अक्रोध, तुम्हारा इंद्रिय निग्रह, तुम्हारी मान अपमान क्षमता, तुम्हारा तप अनुकरणीय है। यानी लोभियों के लिए ये चीज़ें, जिस तरह से साधु लोग विवेक से, है ना, अन्याय के खिलाफ, ठीक है, और निष्ठुरता से और सज्जनता से, नम्रता से काम लेते हैं, वैसे ही लोभियों के लिए ये सारी चीज़ें हैं। और इस क्षेत्र में डॉक्टर गुलाब राय, पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी, सियाराम शरण गुप्त, प्रेमचंद्र, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। अच्छा, हास्यपूर्ण, व्यंग्यपूर्ण, आत्मकथात्मक निबंध भी डॉक्टर गुलाब राय द्वारा रचित है। तो यानी निबंध के क्षेत्र में इन लोगों ने बहुत कार्य किया है। इसी तरह से शुक्लोत्तर युग यानी 1940 से लेकर आज तक तो विविध रूप में उन्नति हुई है। फिर आए काव्य, उपन्यास, जीवन, नाटक, आलोचनाएं, सभी आए। व्यक्ति प्रधान निबंध तो सिमट कर रह गए, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे निबंध आए जो मनुष्य की सारे जीवन को, सरोकार को, सबको एक तरह से पारदर्शी दृष्टि, निडर अभिव्यक्ति, सूत्रात्मक, मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ें भी इन्होंने उद्घाटित किया है। प्रेम को इन्होंने उद्गार किया है, ठीक है, सेक्स का किया है, परिवार का किया है। अपने निबंधों में इन्होंने अपने सोच, विचार, सारी चीज़ें मंथन करके ये इनके अनेक संग्रह प्रकाशित हुए। जैनेन्द्र की रचनाएं शैली का एक उदाहरण देखिए। पर आंखों देखी बात है कि पैसा उठा लिया जाता है और इंसान को छोड़ दिया जाता है ना। उनकी कीमत पैसे की नहीं है, उनकी कीमत पैसे की नहीं है, यानी आदमी की कीमत पैसों से कम है। कितनी गलत बात है ये। और डॉक्टर नगेंद्र को आचार्य हजारी प्रसाद के उपरांत
आलोचनात्मक निबंध के लिए सर्वाधिक सफलता प्राप्त हुई है? डॉक्टर नागेंद्र, जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो एक एक करके अगर आपने गहराई से देखा होगा तो मैंने ये भी चीज़ यहाँ दिखाने की कोशिश की है कि कुबेरनाथ राय का ललित निबंधों में की परंपरा को उन्होंने पुष्ट किया है। ठीक है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी ललित निबंध में अपना संपूर्ण योगदान दिया है। अच्छा, ये अगर एक एक राइटर के आप एक एक निबंध भी लिखेंगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। जैसे कुबेरनाथ राय का प्रिया नीलकंठी, रस आकेटक, गंधमादन, इस तरह से तीन चार निबंधों के आप नाम भी याद कर लीजिए, बहुत अच्छे नंबर्स मिलेंगे। और एक प्रश्न निबंध का, एक नाटक का और एक एकांकी का, ये जरूर तैयार करने हैं। ठीक है, तीनों ही प्रश्नों में आपको इसके उद्भव, विकास, इसके तत्व, इसके अर्थ, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और 3-4 निबंधकारों के नाम और उनके निबंध के नाम भी आपको देने हैं। जैसे ये प्रश्न बना है 2023 में, पिछली बार आया था ये कि हिंदी निबंध का अर्थ और उद्भव बताइए। ठीक है, तो निबंध का अर्थ आपको पता है, हिंदी का तत्सम शब्द है। इस तरह से देख लीजिए, ये पोज करके देख सकते हैं आप ये। इसी तरह से नाटक की उत्पत्ति और विकास, इसी तरह से एकांकी की उत्पत्ति और विकास। ठीक है, और अभी मैं एकांकी के बारे में बता देती हूँ थोड़ा बहुत आपको। तो देखिए, एकांकी के तत्व वही तत्व होते हैं जो उपन्यास, कहानी व नाटक के होते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने 4-5 एक्स्ट्रा दिए हैं। देखिए, ध्यान से देखना। एकांकी में कथानक, ठीक है, एक जिसका मतलब होता है एक ही कार्य या एक ही घटना की प्रधानता का वर्णन करना। यानी जो विषय है ना, चाहे कहीं से भी लिया गया हो, उसका विषय कथानक एक ही होना चाहिए और उसमें एक ही घटना की प्रधानता होती है, वो होती है एकांकी। जिसमें दृश्य तो कई हो जाते हैं पर एक एकांकी होती है एक अंक की। ठीक है, अभी जब मैं आपको बताऊंगी कि नाटक और एकांकी में क्या अंतर है तब आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ हम एकांकी के तत्व पढ़ रहे हैं। और सेकंड है इसका पात्र या चरित्र चित्रण, यानी इसका पात्र इम्पोर्टेंट होना चाहिए और उसका चरित्र चित्रण भी इम्पोर्टेंट होना चाहिए। थर्ड है कथोपकथन या संवाद, यानी एकांकी के संवाद इम्पोर्टेंट होना चाहिए। ऐसे होना चाहिए जिससे, जैसे रंगमंच पर एकांकी प्रस्तुत हो रही है, किसी एकांकी को स्टेज पर दिखाया जा रहा है, तो उसके संवाद ऐसे होने चाहिए कि कानों में रस घोल दे और दर्शक जो भी देख रहा हो, वहाँ जितने भी दर्शक देख रहे हो, उनका ध्यान कहीं और ना भटके और बड़ी ही प्रेम लेकर वो बड़ी रुचि से देखें। चौथा है संकलंत्र, यानी कि देश काल या वातावरण कैसा है। ठीक है, ये एकांकी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है और इससे अकेला भी प्रश्न बन सकता है कि संकलन त्रय पर टिप्पणी लिखिए या कथोपकथन पर टिप्पणी लिखिए। तो आपको ध्यान होना चाहिए संकलन त्रय यानी किस देश से संबंधित एकांकी है, पात्र कहाँ के हैं, वहाँ की वेशभूषा क्या है, वहाँ का आचार विचार, रहन सहन, व्यवहार कैसा है, बोली कैसी है। ठीक है, और भाषा शैली तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर कोई आपके सामने एकांकी प्रस्तुत हो रही है और आपकी को उसकी भाषा ही समझ में नहीं आ रही है तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा। ये 6 तत्व तो इम्पोर्टेंट है ही है। इसके साथ साथ मैंने 3-4 और लिखे हैं। जैसे उद्देश्य, एकांकी किस उद्देश्य दिखाई जा रही है। भाई कोई भी कार्य होता है तो किसी उद्देश्य से तो होता है, चाहे नाटक हो, चाहे निबंध लिखा गया हो, चाहे कोई कहानी लिखी गई हो, उसका एक मोरल होता है जो समाज को कुछ दर्शाना चाहता है, कुछ मैसेज देना चाहता है। तो क्या मोरल है इस एकांकी का। ठीक है, अभिनयशीलता क्या है इसकी। ठीक है, अभिनयशीलता कैसी है इसकी, जल्दी जल्दी ख़त्म करना चाहूँगी, बैटरी लो हो रही है मेरी। अभिनयशीलता कैसी है। प्रभाव ऐक्य, प्रभाव ऐक्य का क्या मतलब है यहाँ पे प्रभाव ऐक्य से क्या मतलब है कि देखने वालों पर उसका प्रभाव कैसा पड़ रहा हो, यानी वो बिल्कुल प्रभावित तरीके से देख रहा है कि नहीं दे रखा है। और दृश्य विधान, यानी एकांकी में वैसे देखा जाए तो 3 ही दृश्य होते हैं, लेकिन आजकल 5 भी होने लगे हैं। एक एकांकी में, जैसे नाटक में तो कई दृश्य होते हैं, कई अंक होते हैं, लेकिन एकांकी में एक ही अंक होता है, लेकिन दृश्य कई हो सकते हैं, लेकिन 3 ही को महत्वपूर्णता दी गई है, 3 ही होने चाहिए। तो ये तो हो गए एकांकी के बारे में। और यही जो होते हैं वो नाटक के तत्व होते हैं, और यही उपन्यास के होते हैं, और यही कहानी के होते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, लेकिन ये 6 तो ऐसे के ऐसे रहते हैं
जैसे कथानक है, पात्र है, कथोपकथन है, संकलनत्रय है, ठीक है। भाषा शैली, आपको इनके मतलब समझ में आने चाहिए, और थोड़ा बहुत जब मतलब समझ में आएगा तो आप ऐसे भी आंसर दे सकते हैं। अब देखिए, एक प्रश्न आ जाएगा कि नाटक के तत्व बताइए, तो नाटक के तत्व भी वही है, लेकिन नाटक में कथानक की 5 अवस्थाएं होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ चीज़ें मैंने पढ़ते वक्त ड्रॉ कर ली थी ताकि मैं आपको एक साथ बता सकूं। जैसे एकांकी का कथानक तो कहीं से भी लिया जा सकता है, ठीक है ना, और वह एक बिल्कुल संक्षिप्त होना चाहिए और उद्देश्य और कुछ संकेत देने वाला होना चाहिए और छोटा होना चाहिए, है ना, जिसमें एक ही कार्य हो और एक ही घटना की प्रधानता वो होती है। लेकिन नाटक तो विस्तारित होता है और बिल्कुल धीरे धीरे गति से चलता है, और नाटक में कथानक की 5 अवस्थाएं मानी जाती है। जैसे आरंभ, ठीक है, आरंभ यानी वो शुरू में नाटक कैसा है, फिर प्रयत्न, फिर प्रत्याशा, नियतामति, फलागम। ये बहुत ऊपर लेवल की चीज़ें आपकी समझ में नहीं आएगी, बस आप इनको किसी ट्रिक से याद कर लीजिए। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही है, फिर आप कभी ऑफलाइन क्लास में पढ़ेंगे तो मैं बता दूंगी, ठीक है। और पात्र और चरित्र है, तो पात्रों की संख्या भी सीमित होती है, जैसे कि मैंने बताया आपको। एकांकी में पात्र और चरित्र चित्रण की विशेषता, ये बहुत भारी विशेषता होती है, क्योंकि एक ही अंक का होता है तो उसमें पात्रों की भी संख्या सीमित होती है और सीमित ही रखकर काम में लेना पड़ता है, क्योंकि रंगमंच पर होता है तो फटाफट इसे कंप्लीट करना होता है। अब नाटक और एकांकी में अंतर क्या है? अगर नाटक से प्रश्न आ गया और आपको कुछ थोड़ा बहुत भी याद हो तो आप यहाँ से भी आंसर दे सकते हैं। जैसे नाटक और एकांकी दोनों दृश्य काव्य माने जाते हैं। एक तो बात यह है, क्या माने जाते हैं? दृश्य काव्य माने जाते हैं। और अभिनय के साथ एक ही विद्या के 2 रूप है ये, यानी नाटक भी रंगमंच पर दर्शाया जा सकता है और एकांकी भी दर्शाई जा सकती है, लेकिन इनका महत्व अलग अलग होता है, और यही अंतर यहाँ मैं बताने जा रही हूँ। देखिए, एकांकी का कथानक आरंभ से ही अपनी अंतिम सीमा की ओर बड़ी तेजी से चलता है, जबकि नाटक बहुत धीरे धीरे और मंथर गति से होता है। एकांकी में एक ही अंक होता है और नाटक में अनेक अंक होते हैं। नाट्य विधाएं भी अनेक होती है। और द्वंद्व की दृष्टि से भी एकांकी बहुत गतिशील और एकांतिक प्रभाव संपन्न विद्या होती है, ठीक है। और एक बात इम्पोर्टेंट कहूँगी कि एकांकी में एक ही घटना और एक ही कार्य की एकता होती है, जबकि नाटक में बहुत सारी घटनाएं होती है, उपघटनाएं होती है, उपकथाएं, कथाएं होती है, ठीक है। पात्र भी बहुत सारे होते हैं। एकांकी के कथोपकथन भी नाटक की अपेक्षा अधिक चुस्त, कसावपूर्ण और सूत्रात्मक होते हैं। नाटक में जो पात्र होते हैं वह बड़े ढीले ढीले होते हैं,